हेलो बच्चों बच्चों कैसे हैं आप बच्चे अच्छे होंगे और मेरी उम्मीद है कि सब लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे आज हम करेंगे क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड है आपका। चैप्टर आपका 11 है कैलोरीमेट्री। यहाँ पे हम बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड में अक्सर बार बार क्या होते हैं आपसे पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस करने से आपकी एक प्रॉब्लम और भी दूर होगी। वो क्या है बच्चों, इससे रिलेटेड कैलोरीमेट्री से जो बच्चे न्यूमेरिकल से घबराते हैं तो वो न्यूमेरिकल यहाँ पे इन्हीं में इतने सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको कि अगर आप इन सब क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन यहां से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो 2024 से 14 तक करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे 2024 से। तो बच्चों यहाँ पे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और देखिए बच्चों जो नंबरिंग मैंने डाल रखी है ये क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, आपके पास हो, तो उसको मेरे साथ लेके बैठेंगे तो आपको करने और समझने में और भी आसानी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे सारे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का 9th पार्ट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जब आइस जो मेल्ट होती है बच्चों, यहाँ पे जो आइस मेल्ट होती है तो आइस हमेशा 0 डिग्री से, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लेटेंट हीट होती है आपकी, लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट किसे कहते हैं? जब कोई भी सब्सटेंस अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आता है तो उसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेकिन जब वो स्टेट बदलता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आइस अगर मेल्ट होके वाटर बन रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा? आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेटेंट हीट जो फ्यूजन होती है किसकी? आइस की। तो लेटेंट हीट आइस जब मेल्ट होगी तो आप ध्यान रखेंगे आइस के मेल्ट होने में क्या खास बात होगी? टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब एक बात और समझनी पड़ेगी कि जब आइस मेल्ट होती है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है या उससे हमें एनर्जी मिलती है? तो बच्चों अगर जब आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होने से क्या होती है? एनर्जी हमें क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। कैसे? जैसे फ्रिज से जब हम बर्फ निकालते हैं तो वो बर्फ क्या होती है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो मेल्ट होती है तो वो सन से या हीट से या कहीं सराउंडिंग से क्या लेती है? एनर्जी लेती है। तो दो बातें होती है, जब आइस मेल्ट होगी लिक्विड में तो एक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बच्चों उसका, और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एनर्जी रिलीज होती है, तो आइस में मेल्ट होने में रिलीज नहीं होती है बल्कि उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये गलत हो गया। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये बात सही है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये भी बात सही है। लेकिन अभी आगे के ऑप्शन देखिए तो रिलीज होती है, ये बात गलत है। और यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, ये बात सही है आपकी। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर क्या दिखा रहा है? आपका इंक्रीज। तो इस सब पॉइंटों से हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, इट मीन कि उसकी स्टेट चेंज हो रही है और स्टेट चेंज होने में जो एनर्जी लगती है उससे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे अगर कुल मिला के देखें तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका क्या है बच्चों? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है इसका। तो यहां से अब एक चीज और है बच्चों कि आपको चाहिए कि मैं आपको जब सोल्यूशन दूं तो मैं स्क्रीनशॉट देने का मौका दूंगा। आप स्क्रीनशॉट आराम से लेके अपने साथ रख लीजिए और उसको हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा के एक स्टेपलर बना के एक चैप्टर की गड्डी रख लीजिए, क्योंकि बार बार वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। बस एक बार आप वीडियो देख के समझ लीजिए और जब आपको जरूरत पड़े तभी उस क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलिए अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड का 4th पार्ट। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द लेटेंट हीट आपको गिवन है यहाँ पे।
देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जैसे कि जब भी कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो माइंड में हमेशा ये बना रहता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, फॉर्मूले की आप बिल्कुल भी स्टार्टिंग में मत सोचा करें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आपको जो चीज पूछी जा रही है या जो चीज गिवन है, आप उसको लिख लीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो देखिए, हीट को हम किससे लिखते हैं, हीट को हम लिखते हैं किससे बच्चों, क्यू। तो हीट आपसे पूछी जा रही है तो आप इसको लिख लीजिए। फिर आपको दे रखा था मास, मास को हमने किससे लिखेंगे, एम से। आइस और वाटर, जब आइस वाटर में कन्वर्ट होगी तो देखिए टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, जो भी हमने पढ़ा था। और लेटेंट हीट को किससे लिखेंगे बच्चों, एल से। तो ये आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको देखिए हीट निकालनी है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, यहाँ पे हीट निकालने के लिए अगर कोई दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है Q बराबर एम सी डेल्टा टी होता है आपका, और एक होता है Q बराबर एम एल। तो हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर देखिए यहाँ पे स्टेट में कोई चेंज आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाया जा रहा है आइस को वाटर में, तो हमेशा लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगेगा। और अगर वाटर का वाटर में है या फिर आइस का आइस में स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में स्टेट बदल रही है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, Q बराबर एम एल। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया Q बराबर एम एल। अब m की वैल्यू आपके पास कितनी है, दे रखी है यहाँ पे 500, और L की कितनी है 330। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा जूल में। ये थोड़ा आंसर यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं, और अगर ये दिखने में बड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये आपको जूल में दे रखा है और उसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको किलो जूल में। तो किलो जूल में आपका आंसर आ जाएगा कितना, 165 किलो जूल। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बोथ आंसर करेक्ट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए साथ में, क्योंकि ये बहुत आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 85 ग्राम ऑफ वाटर। तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझाते हुए चलूंगा। तो हम यहाँ पे पहले वाटर ले लेते हैं। वाटर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उसका वाटर का जो वेट है वो कितना है बच्चों, यहाँ पे 85 ग्राम है। उस वाटर का टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, जिसको मैंने T1 से लिखा। और इसमें जब क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कुछ मास ऑफ आइस, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है कितना, 5 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास आइस भी है, और आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम आइस को जब हम इसमें डालेंगे तो इसका टेम्परेचर लगातार क्या होता जाएगा, कम, क्योंकि ये अपनी हीट आइस को क्या करेगा, देगा, इससे के कारण आइस क्या होगी, मेल्ट। तो एक ऐसा समय होगा कि इसका टेम्परेचर डाउन होकर कितना हो जाएगा, 5 डिग्री, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन करा गया है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द मास ऑफ द आइस। तो आइस का जो मास है M2 वो हमें फाइंड करना है। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट को हम किससे लिखेंगे, C से लिखेंगे। और लेटेंट हीट दे रखी है आपको फ्यूजन की, इसको हम किससे लिखेंगे, L से। तो फाइनली हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी, जिसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब हमें यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगेगा। तो देखिए, आप जानते हैं, आपने कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल पढ़ा है कि हॉट बॉडी के द्वारा दी गई एनर्जी इज इक्वल टू गेन करी गई कोल्ड बॉडी के द्वारा। तो यहाँ पे ये बॉडी एनर्जी दे रही है, तो ये बॉडी कहलाएगी आपकी हॉट, और ये एनर्जी ले रही है मेल्ट होने के लिए, तो ये बॉडी इस केस में क्या कहलाएगी, कोल्ड। तो यानी कि प्रिंसिपल कहता है कैलोरीमेट्री का, हीट लॉस बाय वाटर। अब यहाँ पे वाटर है हॉट बॉडी, तो हम वाटर लिख रहे हैं, और गेन कौन कर रहा है, आइस, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, आइस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब हम आइस को वाटर में डालेंगे तो वाटर अभी भी वाटर ही रहेगा, वाटर की कोई स्टेट चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हीट का फॉर्मूला लगाएंगे वो ऐसा लगाएंगे जो कि स्टेट चेंज का नहीं होता है। तो मैं आपको भी बता भी चुका हूं, वो क्या लगाएंगे, mc डेल्टा टी वाटर के लिए। अब आइस को जब हम आइस में डालेंगे तो पहले आइस जो है अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगी, यानी कि आइस का आइस में कन्वर्जन होगा, तो इसके लिए भी क्या लगाएंगे, mc डेल्टा टी लगाएंगे। प्लस इसमें एक एनर्जी हम और लगाएंगे, क्योंकि ये मेल्ट भी होगा, मेल्ट होके क्या बनेगा, ये लिक्विड बनेगा, वाटर बनेगा।
तो इस केस में इसकी एनर्जी दो टाइप से लगेगी, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगाएंगे और एक लगाएंगे हम mc डेल्टा टी। तो चलिए मैं इसको फेयरली आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं कैसे करेंगे इसको। तो वाटर के लिए हमने फॉर्मूला लगाया mc डेल्टा टी। देखिए वाटर के लिए मैंने मेंशन करा है m1, तो m1 लिख दिया। स्पेसिफिक क्या होगी c, डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर में चेंज। तो इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था 30 और चेंज हो गया कितना हो गया 5, जिसको मैंने यहाँ पे टी लिखा है। अब यहाँ पे यही फॉर्मूला हम किसके लगाएंगे, आइस के लिए। क्या होता है mc डेल्टा टी। m यहाँ पे हमने लिखा है m2 और c यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दोनों की सेम होगी, क्योंकि वाटर और आइस क्या होता है सेम मटेरियल होता है, वाटरी का ही होता है पार्ट है वो। और यहाँ पे टेम्परेचर इसका कितना होगा T और ये कितना होगा इनिशियल 0, तो यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आएगा T माइनस T2 और लेटेंट हीट का फॉर्मूला हो गया M2L। अब हम यहाँ पे इसको क्या करा हमने बच्चों, वैल्यूज लगा दी। देखिए यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है 85, कहां से आई, ये आ गई। फिर लेटेंट हीट C आपके पास कितना था 4.2, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 30 और T कितना है आपका 5। M2 में फाइंड करना है, C फिर से वाटर की स्पेसिफिक लगाएंगे, आइस और वाटर के लिए सेम रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना इसका 5 है और आइस का कितना था 0, सेम M2 है और लेटेंट। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है, 30 में से 5 गया 25 बचेगा। और यहाँ हमने क्या करा 5 में से 0 गया 5 और 5 की मल्टीप्लाई किससे करी हमने 4.2 से, तो ये आ गई 21 और ये एज इट लिखा रहा। अब हम यहाँ पे इन सबकी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर ये दोनों सेम हो गए, इन दोनों को प्लस करेंगे। 3 3 6 को 2 1 के साथ प्लस करेंगे तो ये 7 3 2 5 और 3, तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ ये सबकी मल्टीप्लाई होके आपका ये वाला पार्ट आ गया और इन दोनों को प्लस करके आ गया। M2 जो निकालेंगे तो ये पार्ट डिवाइड में चला जाएगा और इसको आप इजीली डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर इसका लिख देता हूं, तो ये आपका जो आ जाएगा कितना 25 ग्राम। तो ये आपको फाइंड आउट करना था, मास निकालना था आइस का, कितना आइस उसमें लगे मेल्ट होगी, उसमें जाके कितना ग्राम वो मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछा गया है 9th का सेकंड पार्ट, व्हाई डज द इट बिकम प्लेजेंटली वार्म व्हेन द लेक्स स्टार्ट फ्रीजिंग। तो देखिए जब लेक जो होती है, जब लेक क्या होती है मैं आपको दिखा भी देता हूं। जो लेक आप जानते ही है, जब कोल्ड एरिया या कोल्ड रीजन में जो लेक्स होती है वो धीरे धीरे आइस के रूप में क्या होती है कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये प्लेजेंटली वार्म क्यों होता है, मतलब कि जब लेक फ्रीज होती है तो उसका आसपास का एरिया गर्म होने लगता है फ्रीज होते समय। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि आपने देखिए रेफ्रिजरेटर देखिए रखा है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है जो आइस होती है, जो आइस आपकी होती है, जब उसको हम फ्रिज में रखते हैं फ्रीजर में, तो फ्रीजर में आइस तो नहीं रखते वाटर रखते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है आइस में। तो आप देखेंगे जो फ्रिज का बैक साइड होता है तो बैक साइड से लार्ज अमाउंट में हीट क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। तो वो रिलीज एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो सराउंडिंग से क्या लेता है, सराउंडिंग से क्या लेता है एनर्जी लेता है। सॉरी, वाटर जब आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो सराउंडिंग में एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो जब वो रिलीज करता है तो रिलीज एनर्जी क्या होती है, फ्रिज में जो बैक साइड का पार्ट होता है आप समझ ही गए होंगे, तो वहां पे जो जाल लगा होता है वहां से काफी हीट जो होती है वो वहां से रिलीज होती है। तो यहाँ पे भी यही प्रोसीजर है कि आइस के मेल्ट होने में क्या होता है, मेल्ट होने में आइस हीट को एब्जॉर्ब करती है। अगर आइस मेल्ट होती है तो उसको हीट देनी पड़ती है, लेकिन जब वाटर को आइस में कन्वर्ट करना होता है तो उससे एनर्जी निकालनी पड़ती है। तो आप जानते हैं जितनी भी कोल्ड चीजें होती है, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, सॉरी एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब कोल्ड करने की चीजें है। तो अगर ये चीज कोल्ड हो रही है तो इनकी कहीं ना कहीं बैक साइड से एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। तो देखा होगा एसी का जो आउटडोर होता है वहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो अंदर क्या होता है, कोल्ड होता है। तो बस किसी चीज को अगर ठंडा करना हो तो वहां पे सिंपल सी बात है कि एनर्जी क्या होती है, वो उसको वहां से क्या करनी पड़ती है, रिलीज करनी पड़ती है, निकालनी। तो जैसे जैसे बच्चों ये लेप जमती जाएगी, ये आइस में कन्वर्ट होता जाएगा लेप, तो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर से एनर्जी
क्या करेगी, इसको विड्रॉ करेगी, मतलब निकालती रहेगी अपने अंदर। तो रिजल्ट ये होगा कि ये सराउंडिंग क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पे हमें प्लेजेंटली क्या होगी, थोड़ा थोड़ा वार्म दिखाई पड़ेगी। और प्लेजेंटली इसलिए क्या रहे कि कोल्ड एरिया में तो गर्मी अगर मिल जाए, जैसे कि ठंड के समय में अगर सूरज निकल आए तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन यही सूरज गर्मी के दिनों में हमें अच्छा नहीं लगता है एनर्जी हीट के कारण। तो इसका अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, तो मैं आंसर भी आपको लिख के समझा देता हूं। वी नो दैट एज वाटर कन्वर्ट टू आइस, जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो हमेशा एनर्जी क्या करता है, लार्ज अमाउंट में रिलीज करता है, और वो एनर्जी रिलीज होकर कहां आती है, सराउंडिंग में आती है। तो उस सराउंडिंग किसके कारण आती है, ड्यू टू द लेटेंट हीट, क्योंकि वो अपनी स्टेट को जब चेंज कर रहा होता है तो वहां से स्टेट चेंज होने में दो बातें होती है, या तो हीट देनी पड़ती है या हीट लेनी पड़ती है। तो वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, एज अ रिजल्ट वो एनर्जी जाती है एयर में, और एयर क्या होती है, स्लाइटली क्या होती है, वार्म हो जाती है। सो यही आपका रीजन है कि लेग्स कब स्टार्ट होती है फ्रीजिंग, तो इट फील प्रेजेंटली वार्म। तो ये आपका हो गया ए पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट पूछा गया, वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस, जब वाटर फ्रीज होता है और आइस में कन्वर्ट होता है तो व्हाट चेंज वुड यू एक्सपेक्ट इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। चलिए इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से पहले बता दूं। जैसे कि पानी है, वाटर है, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं या उसको गैस पे रख देते हैं या उसको हीट देते हैं, तो हीट देते समय इसके मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और करने के बाद इनको लगातार मोशन मिलता है, ये भागते हैं, इट मींस इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर जब वाटर को हम किसमें करें, ठंडा करें, ठंडा का मतलब इसको करें कन्वर्ट किसमें, आइस में, फ्रिज में रख दे, तो इसमें एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी मॉलिक्यूल की। और जब एनर्जी ही नहीं होगी तो वो मोशन नहीं करेंगे, मोशन नहीं करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, अगर हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि हीट लेके पार्टिकल क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और अगर उसको हीट ना देके उल्टा वहां पे उसको फ्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वहां पे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये लिखना है कि वाटर जब फ्रीज होता है आइस में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है, मैं आपको लिख के भी दे देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके लिखा हुआ भी आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर कोई बात भूल जाए तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उससे पढ़ भी सकते हैं। एज वाटर फ्रीज इनटू द आइस, जब वाटर फ्रीज होता है आइस में तो टेम्परेचर जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, कम हो जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर आपसे एक पार्ट और पूछा गया है, सी पार्ट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि जगह नहीं है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सी पार्ट को भी कराता हूं। चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसको रब कर देता हूं और यहाँ पे मैं सी पार्ट के लिए जगह बना ली मैंने। तो सी पार्ट में पूछा गया था विच विल कंटेन मोर हीट एनर्जी, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, मैंने ले ली आइस और इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे दूसरे कंटेनर में मैंने ले लिया वाटर, क्या ले लिया, वाटर, और इसका भी बच्चों टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि 1 ग्राम, और दोनों का वेट भी सेम है, इसका भी 1 ग्राम लिया हमने और यहाँ पे 1 ग्राम किसका लिया, वाटर का भी। तो वेट दोनों का सेम है और टेम्परेचर भी दोनों का सेम है। अब ये पूछा जा रहा है कि किसमें एनर्जी ज्यादा होती है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए अगर इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करें, किसमें कन्वर्ट करें, वाटर में, तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, ये आपको अभी बताया भी, मतलब आप समझ ही गए, मैंने बताया भी था कि आपको जब आइस मेल्ट होती है तो मेल्ट होने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो 1 ग्राम आइस मेल्ट होने के लिए 336 जूल की एनर्जी हमें लगती है। तो ये एनर्जी इतनी लेगा तब जाके ये क्या आएगा, इसके बराबर की मतलब कंडीशन में ये वाटर बन जाएगा।
तो यानी कि और ये पहले से वाटर है, इसका मतलब इसमें पहले से कितनी एनर्जी थी, 336 के बराबर एनर्जी थी, क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका था, ये कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आइस की जो एनर्जी है 1 ग्राम ऑफ आइस जो है उसके अंदर एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, किसके कंपेयर में, वाटर के। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर मोर हीट। इसको मोर हीट चाहिए होती है कन्वर्ट करने के लिए वाटर के उसी लेवल पे आने के लिए, इसके कारण लेटेंट हीट के कारण। देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर में ज्यादा हीट होगी कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ आइस। तो वाटर की एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू आइस। अब वैसे भी हम जानते हैं, एक बर्फ को छू के देख ले और एक पानी को, तो पानी हमें ज्यादा वार्मर लगेगा कंपेयर टू द आइस के लिए। यहां बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसी पे बेस्ड आप जरा कमेंट्स में करके बताइएगा कि अगर हम बर्फ को, आइस को अपने पाम पे रखते हैं तो हमें अपना जिस जगह पे बर्फ रखते हैं हम अपने पार्ट पे बॉडी के, वो हमें कोल्ड क्यों नजर आता है। आप इसका आंसर जरूर बताइएगा मेरे को। अगर ये क्वेश्चन आप बताएंगे तो इसके बारे में और भी आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप सी पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बच्चों हमने यहाँ पे 2024 के क्वेश्चंस कर लिए, अब यहाँ पे हम करेंगे 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पूछे जाने वाला, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस। आपको ये बताना है इसमें से लेटेंट हीट सब्सटेंस किस पे डिपेंड करती है या कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो ये हम सब जानते हैं, जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है वो डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल पे। तो अलग अलग मटेरियल की जो लेटेंट हीट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको कहा गया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंस की आपको दे रखी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1900 जूल केजी -1 डिग्री सेंटीग्रेड -1। इसका मतलब ये होता है, -1 का मतलब 1 केजी, कोई भी बॉडी जिसका मास 1 केजी है उसका टेम्परेचर अगर हम कितना राइज करें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करें, तो उसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 1900 जूल की रिक्वायर होगी। रिक्वायर से मतलब यहाँ पे क्या होगी, वो एब्जॉर्ब करेगी, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इट मींस वो एब्जॉर्ब करेगी। अब इसमें आपको ऑप्शन मैच करने हैं, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों बातें होना जरूरी है इस ऑप्शन में। तो पहले ऑप्शन में कहीं पर भी 1 केजी की बात नहीं की गई है, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। अच्छा, इसमें सब में यहाँ पे यहाँ तक तो सब में देखिए कॉमन है, तो ये इस हिसाब से तो तीनों यहाँ पे सही है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करता है टेम्परेचर, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे 1 डिग्री की कोई बात नहीं की गई है, तो ये भी गलत है। इसमें हीट 1 डिग्री डाउन हो रही है, जबकि यहाँ पे क्या होती है, 1 डिग्री के सेंटीग्रेड क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। तो राइज इस केस में, डाउन इस केस में। तो फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, करेक्ट। अब आपको दो बॉडी दे रखी है, थर्मल कैपेसिटी, एक ए बॉडी है और एक आपके पास बी बॉडी है। इन दोनों के लिए क्या है, थर्मल कैपेसिटी क्या है, सेम है। और ए का मास, इसका जो मास मैं m1 कह रहा हूं, इसका मास m2, तो m1 ग्रेटर देन m2 है। अब आपको इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है विच सब्सटेंस विल हैव मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए आप जानते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, Q बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, mc डेल्टा T होता है। अगर हम इससे स्पेसिफिक हीट निकाले C बराबर, तो Q अपॉन m डेल्टा T आएगा, और इससे C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। इसका मतलब जिसका मास कम होगा उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, ज्यादा। तो मास किसका कम है, बी बॉडी का, तो बी बॉडी की स्पेसिफिक हीट क्या होगी, ज्यादा। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा आपका बी, विच सब्सटेंस विल हैव मोर मास मोर स्पेसिफिक हीट, तो बी। क्यों, क्योंकि इसका मास यहाँ पे कम है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। तो पहले मैं फर्स्ट का आंसर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ये मैंने अभी आपको जो समझाया वो चीज मैंने आपको यहाँ पे रिमाइंड, ताकि आपके पास एक नोट के रूप में तैयार रहे, तो मैं लिखता हुआ भी चलता हूं। तो देखिए यहाँ पे
ये लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, इसलिए बी का मास कम है तो इसलिए बी में स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब सेकंड पार्ट पूछा गया था विच सब्सटेंस विल शो द ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था दोनों की थर्मल कैपेसिटी जो है सेम है, तो जितना एक बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उतना ही सेम क्या करेगी दूसरी बॉडी भी करेगी। तो इनमें ये पूछ रहा है किसका टेम्परेचर राइज होगा, तो टेम्परेचर अगर इसने 2 डिग्री एब्जॉर्ब किया तो ये भी 2 डिग्री ही करेगी, तो टेम्परेचर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि उनकी थर्मल एनर्जी बच्चों यहाँ पे क्या है, सेम है। तो यही आपको आंसर लिखना है, बोथ सब्सटेंस विल शो द इक्वल राइज इन टेम्परेचर एज देयर थर्मल कैपेसिटी आर द सेम। तो ये इसलिए आपको यहाँ पे कंडीशन दी गई थी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हटाता हूं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। तो देखिए आपको टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू क्वेश्चन मार्क। मेल्ट आइस, आइस का मास दे रखा है कितना, 200 ग्राम, टेम्परेचर दे रखा है T1 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर कितना आपको कहा गया T2 100 डिग्री, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट को लिखेंगे किससे आप, L से, और स्पेसिफिक वाटर की लिखेंगे आप C से। तो ये आपके पास इतनी सारी चीजें दी गई थी, अब आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट बताना है। तो देखिए आपके पास शुरू में क्या चीज थी, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू आइस थी बच्चों, यहाँ पे ये क्या थी आपकी आइस। तो आइस को जब वाटर में कन्वर्ट करना होगा, तो वाटर में जब कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको लेटेंट हीट चाहिए होगी, लेटेंट हीट चाहिए होगा, जिसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q बराबर ml। और साथ में आइस का टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों प्रकार की एनर्जी यहाँ पे लगेगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, एक तो कन्वर्ट हो रही है तो उसके लिए ml लगेगा, दूसरा यहाँ पे क्या लगेगा आपका mc डेल्टा टी लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री तक आपको लाना पड़ेगा आइस के लिए। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, तो यहाँ पे m पार्ट क्या है, यहाँ पे कॉमन एरिया पे, तो l। अब हमारे पास जो वैल्यू वो लगा दीजिए, देखिए l की वैल्यू कितनी है 336, c आपके पास है 4.2, और डेल्टा टी दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू लगा के इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है, इजी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, प्लस करिए, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 151200 जूल। और यही आपको फाइंड आउट करना कहा गया था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखिए कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल हम सब जानते हैं, क्या होता है, हीट जब कोई भी दो बॉडी, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी को आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो हॉट बॉडी के द्वारा एनर्जी क्या होती है, कोल्ड बॉडी को दी जाती है, और ये तब तक ट्रांसफर चलता है जब तक कि बोथ बॉडी का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और इस केस में ये भी होता है, हीट लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द अनदर बॉडी। तो इस चीज को हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री हीट लॉस बाय द हॉटर बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय कोल्डर बॉडी। फिर पूछ रहा था नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कैलोरीमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये भी, और इसका जो सी पार्ट है ये भी, ये क्वेश्चन रिपीट कई बार हुआ है। आप इस क्वेश्चन को माइंड में बैठा लीजिएगा, ये कई बार अभी आप देखेंगे तो 2-3 बार आ चुका है। तो कैलोरीमेट्री किसका बना होता है, कॉपर का। कैलोरीमेट्री किसका बना, कॉपर का। अब ये पूछा जा रहा है कि कॉपर का ही क्यों बनाया गया, तो ये क्वेश्चन में कहा गया था कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बतानी ऑफ द मटेरियल, कि हमने कैलोरीमीटर बनाने के लिए कॉपर को क्यों सेलेक्ट किया। कॉपर में दो बातें बहुत अच्छी होती है, एक उसकी कंडक्टिविटी, दूसरी उसकी लो स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी होने से क्या होगा, जो कंटेनर हम बनाते हैं, आपने कैलोरीमेट्री पढ़ रखा है, यहाँ पे वुड होता है और वुड यहाँ पे बना होता है, और इसके अंदर क्या होती है, कॉपर का एक कंटेनर होता है। ये इसकी कंडक्टिविटी इतनी होती है कि इसके अंदर जो भी मटेरियल रखते हैं उससे कम टेम्परेचर पे आसानी से ये कंडक्टिविटी कर लेता है, और इसके जो अंदर जो भी मटेरियल रखे होते हैं उसकी ज्यादा टेम्परेचर उससे ना लेके कम टेम्परेचर से वो एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे देखिए कैलोरीमेट्री के दो
कारण क्या है? नंबर एक, इसकी गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट। आप पूरा नहीं लिखना चाहे आप इतना भी लिख सकते हैं एक बार। रीजन ये है कि कंडक्टिविटी होगी तो वेसल जो होगा कॉपर का एक्वायर्ड द टेम्परेचर कर लेगा, आसानी से ले लेगा इन ऑफ इट्स कंटेंट, जो भी उसके अंदर रखेंगे हम। दूसरा, कॉपर की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो हीट एनर्जी टेकन बाय द कैलोरीमेट्री इज वेरी स्मॉल फ्रॉम द कंटेंट टू एक्वायर द टेम्परेचर। तो ये दो बातें बहुत इसकी खास बात होती है। और बच्चों यहां से ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, अभी इसी पेपर में आपको मिलेंगे पीवाईक्यूज में। अगर आप बने रहते हैं वीडियो में तो ये यही क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2023 के पेपर खत्म हो गए, अब यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे 2022। तो ये 2022 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वाटर एब्जॉर्ब, कितने जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इतनी, और उससे टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है 1 kg वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की आपको बतानी है। तो देखिए जो जो आपको दे रखा है पहले हम वो लिखते हैं। आपको क्या दे रखी है? हीट दे रखी है, तो हीट कितनी है आपके पास? 4000 जूल। फिर आपको दे रखा था मास, मास कितना है आपका? 1 kg m, और टेम्परेचर कितना राइज कर रहा है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी। अब आप स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगा लीजिए। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? mc डेल्टा टी। इससे सी निकालेंगे, ना भी निकालिए तो वैल्यू लगा दीजिए। वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे सी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4000। अब एक बात आप नोट करिएगा, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये आपको दिया गया था मास किलोग्राम में, तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट है जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको इससे जब ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो 4000 आपको कहां दिख रहा है? इनमें से 4000 कहीं पर भी नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत होगी बच्चों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, और यहाँ पे भी ये किलोग्राम है, लेकिन ये इससे मैच नहीं करेगा, इसको तो हटा ही देते हैं। अब इस किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 4000 को क्या करते हैं? किलोग्राम में, किलोग्राम अपॉन में है तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो ये आपका आ जाएगा जूल ग्राम -1 डिग्री सेंटीग्रेड -1 में। तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 जूल ग्राम -1 डिग्री सेंटीग्रेड -1। तो आप अब इससे मैच करिए कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो आई थिंक ये सी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको मैं फेयरली कर देता हूं, आप फेयरली करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये ऑप्शन जो है हमारा कौन सा करेक्ट है बच्चों? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर इज यूज्ड इन अ कार रेडिएटर बिकॉज इट इज अ। अब देखिए कार रेडिएटर आप जानते हो, कार का जब कार चलती है तो कार का इंजन क्या होता है? गर्म पड़ जाता है। तो गर्म पड़ने के लिए उसमें क्या करते हैं? इंजन में जो रेडिएटर लगा होता है उसमें लगातार पानी डालते रहते हैं जब जब वो गर्म होता रहता है। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर, कार रेडिएटर में वाटर का यूज क्यों करते हैं? तो वाटर का यूज दो प्रकार से करते हैं। नंबर एक, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। क्या ये गुड कंडक्टर इसलिए करते हैं, कंडक्ट कर लेता है हीट को आसानी से, या फिर स्पेसिफिक कैलोरी लो होती है, या फिर इसकी हाइट। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में पहले समझाता हूँ क्यों यूज करते हैं। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बच्चों क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। हीट कैपेसिटी ज्यादा होने से क्या होगा? वो एकदम सराउंडिंग से एनर्जी क्या ले लेगा? तुरंत ले लेगा। तो यानी कि जैसे उसको रेडिएटर पर डालेंगे तो रेडिएटर पर डालने पे वाटर में एनर्जी तुरंत ट्रांसफर होने लग जाएगी, और तुरंत ट्रांसफर होने से ये एकदम रेडिएटर क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। तो किसके कारण होगा? वो सारी बात स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कारण। तो बस आप समझते हैं कि अगर मतलब कि वाटर की अगर स्पेसिफिक हाई है तो उसका कई जगह यूज होती है। तो यहाँ पे भी है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वेरी हाई, सो इट कैन कूल द इंजन विदाउट अ ग्रेटर इंक्रीज इन इट्स ओन टेम्परेचर। तो ये इसका जो आंसर है ये वाला करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है रीजन के लिए, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देयरफॉर इट कैन एब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो बहुत जल्दी एब्सॉर्ब करेगा, और इट कैन मूव हीट अवे फ्रॉम द इंजन, ताकि वो इंजन में जो रेडिएटर लगा होता है उससे आसानी से हीट क्या होगी? रिलीज हो जाएगी। तो आंसर इसका यहाँ पे क्या हो गया? बता ही चुके हैं हम, यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। गिव एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द कॉपर टू बी यूज एज अ मटेरियल फॉर कैलोरीमीटर। बिल्कुल देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो ये रिपीट होके आ गया कि कॉपर का यूज कैलोरीमीटर में क्यों करते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर लिख देता हूं, जो अभी मैंने समझाया था वही इसका आंसर है। तो मैं यहाँ पे भी इसका दोबारा आंसर लिख देता हूं। तो ये अभी हम कर चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं, कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी निकालनी है। मास दे रखा है तो मास को लिखेंगे, थर्मल कैपेसिटी को लिखते हैं सी डैश से, मास दे रखा है और स्पेसिफिक हीट दे रखी है वाटर की, तो स्पेसिफिक हीट को लिखेंगे किससे, सी से। तो ये चीज दे रखी है। अब देखिए, वैसे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सी डैश बराबर एम इंटू सी। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, मैं थोड़ा उसको समझा दूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहले तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, ये हमें ग्राम में दे रखा था और ये किलोग्राम में, तो दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4.2। अब देखिए, जो मैं बता रहा था उसके लिए मैं आपको बताऊं, सी डैश का जो फॉर्मूला होता है वो क्यू अपॉन डेल्टा डी होता है और सी का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एम डेल्टा डी। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने में क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड करने पे ये एम पलट के कहा चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। तो देखिए, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास के इक्वल होती है। अब देखिए, आपसे सी डैश पूछा गया था तो आपको दोनों चीज गिवन है, तो दोनों की आप वैल्यू लगा दीजिए। सी की वैल्यू कितनी है, 4.2 है और उसकी 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा जूल डिग्री जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपसे पूछा गया था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपका, व्हाई डज इट बिकम कोल्डर आफ्टर द हेल स्टॉर्म देन ड्यूरिंग और बिफोर द हेल स्टॉर्म। मतलब क्या है कि कोल्डर आफ्टर द हेल स्टॉर्म, यानी कि हेल स्टॉर्म आप जानते हैं क्या, चलिए मैं आपको पहले हेल स्टॉर्म आप जानते हैं, फिर भी मैं उसकी पिक्चर इसलिए दिखाता रहता हूं कि माइंड में क्या होती है बच्चों, पिक्चरें क्या होती है आपके माइंड में जब बैठ जाती है तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आता है और याद भी रहता है। तो हेल स्टॉर्म जानती है, बर्फ के ओले को बोलते हैं, ये बर्फ के ओले हैं जो ऊपर से पड़ते हैं आसमान से, सब जानते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि व्हाई डज इट बिकम कोल्डर, ठंड हो जाती है हेल स्टॉर्म आफ्टर हेल स्टॉर्म के बाद, देन ड्यूरिंग और बिफोर द हेल स्टॉर्म। तो ये ठंड क्यों पड़ती है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जब बर्फ होती है तो बर्फ को मेल्ट होने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो जो बर्फ है मेल्ट होने के लिए एनर्जी कहां से लेती है, एटमॉस्फेयर से लेगी। एटमॉस्फेयर से लेगी तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगी, वो कोल्ड हो जाएगी। तो देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आफ्टर अ हेल स्टॉर्म, जब हेल स्टॉर्म हो जाता है या तो आइस क्या होती है, मेल्ट होती है। मेल्ट होने के लिए उसको हीट चाहिए होती है, तो वो हीट कहां से लेता है, सराउंडिंग से लेता है, जो इन्वायरमेंट जिसे कह सकते हैं। एज अ रिजल्ट सराउंडिंग का टेम्परेचर लोअर हो जाता है और इसी के कारण इन्वायरमेंट भी क्या होता है, ठंड हो जाती है। तो बर्फ जब पिघलती है तो पिघलते समय वहां का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए एनर्जी को कहां से लेगा, एटमॉस्फेयर से। फिर इसमें नेक्स्ट पार्ट है, इफ टू बॉडी हैव सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी then they will always absorb the same amount of heat if their temperature increase by the same amount. State whether the given statement is true or false. अगर दो बॉडी की स्पेसिफिक हीट यानी कि C आपस में इक्वल है, they will absorb the same amount of heat, हीट भी सेम अमाउंट कर रहे हैं absorb, तो टेम्परेचर इंक्रीज बाय द, इफ देयर टेम्परेचर इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, तो क्या ये पॉसिबल होगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बॉडी की जो स्पेसिफिक होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, आपकी बॉडी के मटेरियल कैसे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट इज फॉल्स है बिकॉज अमाउंट हीट एब्सॉर्ब डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, तो वो बॉडी का मास कितना होगा उस बात पे भी डिपेंड होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी आपका, फॉल्स है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आप स्क्रीन पे देखते हुए चल रहे हैं 2022 के पेपर खत्म हो गए, अब 2021 के क्वेश्चन है यहाँ पर।
शायद बच्चों यहाँ पे 2021 ना होके 20 होगा, क्योंकि 21 में तो एग्जाम ही नहीं हुए थे। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं कौन क्या आया था पेपर में। व्हाई डज स्टोन लाइंग द सन गेट हीट अप मच मोर देन वाटर लाइंग फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखिए, धूप जब पड़ती है तो पानी भी गर्म हो जाता है गर्मियों में, आप देखते हो, और ये पत्थर भी आपस में, पत्थर भी गर्म होने लगता है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्टोन जो होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है कंपेयर टू द वाटर। तो स्टोन ज्यादा गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टोन की जो स्पेसिफिक हीट होती है और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है, उन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो स्टोन इसलिए हीट अप हो जाता है कि वाटर से, क्योंकि इट हैज लोअर स्पेसिफिक, इसकी स्पेसिफिक हीट लोअर है, तो लोअर होने में ये बहुत जल्दी अपने अंदर क्या कर लेगा, एनर्जी को ट्रांसफर कर लेगा, क्योंकि विच मीन्स रिक्वायर लेस एनर्जी, तो उसकी एनर्जी भी रिक्वायर कम होगी, तो जल्दी से अपने टेम्परेचर तक ये पहुंच जाएगा। इसलिए ये एकदम से क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और बहुत जल्दी ये कूल भी हो जाता है। आपने देखा जो जल्दी हीट होता है उतनी जल्दी वो कूल भी हो जाता है। अच्छा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टू मेटेलिक ब्लॉक पी और क्यू हैविंग द मास रेशियो दे रखा है। क्योंकि हमारे पास दो ब्लॉक है, चलिए मैं डायग्राम से बताता हूं, आपको आसानी रहेगी। दो ब्लॉक है पी और क्यू, इनका मास में रेशियो, मास का रेशियो दे रखा है 2:1। आर सप्लाई विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट, इसकी हीट दोनों की यहाँ पे सेम है। इफ देयर टेम्परेचर राइज द सेम डिग्री, टेम्परेचर भी यहाँ पे सेम है, तो आपको बताना कंपेयर देयर स्पेसिफिक हीट। तो बस C1 और C2 में रिलेशन निकालना है। वैसे तो हम देखिए डायरेक्टली कर सकते हैं, C जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, C1/C2 बराबर कितना हो जाएगा, M2/M1। और इसको यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/1 तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे दूसरे तरीके से कर रखा है ताकि आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया। Q बराबर फॉर्मूला mc/d लगाया, तो यहाँ पे M अलग है, C अलग है, इसमें भी MC, ये दोनों एनर्जी आपस में सेम है, इसलिए इस पार्ट और इस पार्ट को हमने क्या रखा, इक्वल रखा। इक्वल रखने में डेल्टा टी से डेल्टा टी कट हो गया, C1 C2 को एक तरफ करा, M2/M1। तो मैंने भी बताया था ये स्टेप डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं C जो होता है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिलहाल यहाँ पे जो वैल्यू लगाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों वो जो अभी लिखा हुआ था वो 2021 नहीं था, 2020 का ही क्वेश्चन था, क्योंकि 2021 में पेपर नहीं हुए थे। तो चलिए इसका क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, बहुत आसान है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। यूनिट की अगले पार्ट में यूनिट पूछा है तो उसकी यूनिट क्या होगी, जूल, और टेम्परेचर की होगी डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी ये यूनिट हो गई। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, ये अभी हमने पढ़ाई दिया था, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक कैपेसिटी में रिलेशन क्या होता है, C डैश बराबर कितना होता है आपका, M/C। तो ये आपसे रिलेशन, तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। अब मैं इसको आपको एक बार फेयरली इसको कर देता हूं। तो देखो पहले आपसे पूछा गया था हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय यूनिट डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। यूनिट हो गई इसकी आपकी जूल पर केल्विन भी लिख सकते हैं, या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। और रिलेशनशिप क्या होता है ये हमने पढ़ा था, अभी प्रूफ भी करके दिखाया था मैंने आपको। C डैश बराबर कितना होता है, M/C होता है। तो यहाँ पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब लिखा हुआ है हीट, C डैश का मतलब हीट कैपेसिटी, M का मतलब मास, और C का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फोर्थ क्वेश्चन आते हैं, द डायग्राम बिलो शो द चेंज ऑफ द फेज ऑफ द सब्सटेंस ऑन द टेम्परेचर वर्सेस टाइम। एक तरफ आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, और एक तरफ आपको टाइम दे रखा है, और ये इनकी स्टेट को चेंज होने के लिए दिखा रखा है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑन हीटिंग द सब्सटेंस एट द कांस्टेंट रेट, एक ही रेट से चल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाई इज द स्लोप ऑफ CD। CD का जो स्लोप है वो लेस है किससे, स्लोप ऑफ V। अब देखिए मैं आपको पहले स्लोप के बारे में बताऊं। देखिए यहां से अगर हम इसका एंगल बनाएं
और ए बी में यहां से इसका एंगल बना है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप डिपेंड करता है एंगल पे, जिसका एंगल ज्यादा होता है उसका स्लोप भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एंगल ज्यादा है, थोड़ा सा देखेंगे इंक्रीज लग रहा है इससे, और इसका एंगल कम है, तो इसका स्लोप, स्लोप को हिंदी में बोलेंगे तो ढाल बोल सकते हैं आप। तो जो ढाल है इसकी कम है, और ये खड़ी चढ़ाई है, यानी ढाल क्या ज्यादा, क्योंकि इसका एंगल क्या है, बड़ा। तो क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है कि वाई इज द सीडी, जो स्लोप सीडी का है वो कम है। लेंथ मत देखिएगा, ये लेंथ में तो बड़ी लग रही है, लेकिन स्लोप देखना, स्लोप का मतलब एंगल, इसका एंगल कम है और इसका एंगल ज्यादा है, इसका मतलब ये ऊंचा ज्यादा है, ये कम टेढ़ा तिरछा है। तो क्यों है ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या है कि यहां पे देखेंगे आप, यहां पे देखिए पार्ट ए बी हायर स्लोप है एज द सब्सटेंस हैज लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन दिस फेज। देखिए यहां पे ये जो केस दिखाया है, यहां पे ये सॉलिड है, सॉलिड से यहां पे ये सॉलिड चला, और सॉलिड के बाद यहां पे ये बीसी पार्ट है मेल्टिंग होना शुरू हो गया, तो ये मेल्ट हो रहा है। फिर इसके लिक्विड बन गया, लिक्विड से ये वाटर बना, वाटर जब अपने 100 डिग्री पहुंच गया तो उसके बाद वेपर बनना शुरू हो गया, तो ये वेपराइजेशन हो रहा है। तो आप देखेंगे यहां से सॉलिड से लिक्विड है, तो देखो सॉलिड से जब लिक्विड की बात करी जाएगी तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जब सॉलिड से क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसलिए इसकी रेट क्या चल रही है टेम्परेचर की, सो द रेट ऑफ राइज इन द टेम्परेचर इज हाई, तो ये हाई चल रहा है एकदम से, इसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो स्लोप क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। और इसके अगेंस्ट अपोजिट लिख के जब हम सीडी की बात करते हैं तो सीडी में क्या हो रहा है, आपका लिक्विड से क्या कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड वाला पार्ट है, और यहां से क्या बन रही है, वेपर गैस बन रही है, तो इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। जितनी ज्यादा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे राइज करेगा, तो राइज करने में समय लेगा, समय लेगा तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो उसका स्लोप भी कम हो जाएगा। अच्छा एक और पूछा गया था, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए यहां से ये पार्ट क्या हो रहा है तुम्हारा, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका कहां पे शो हो रहा है, T1 पे, और यहां से लिक्विड से क्या बन रही है, वेपर, तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को। तो आपको बताना बॉइलिंग पॉइंट T2 है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, T1 है। तो ये आपको ग्राफ से ही इसका आंसर निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक आइस ऑफ मास दे रखा है 60 ग्राम इज ड्रॉप इनटू द 140 ग्राम ऑफ वाटर। तो चलिए हम इसको डायग्राम से करेंगे, आसानी से रहती है समझने में। आपको देखिए आइस का मास दे रखा है 60 ग्राम, तो देखिए आइस का मास को मैंने यहाँ पे लिख रखा है M2 60 ग्राम। इसको हमने किस में डाला, वाटर में डाला, ये वाटर है, और वाटर का मास कितना दे रखा है 140, और वाटर का टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको 50 डिग्री। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। इसका आपको फाइनल टेम्परेचर का मतलब जब इसमें आइस को हम डालेंगे तो डालने से इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, ये वाटर इसको देगा, तो जब धीरे धीरे तो टेम्परेचर कम होगा, कितना कम होगा ये आपसे पूछा गया है। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर व्हेन द आइस इज मेल्ट, जब इसके अंदर आइस डाली जाएगी तो वो मेल्ट होगी। और स्पेसिफिक हीट, इससे कोई मतलब नहीं है, एज्यूम नो हीट इज लॉस्ट द सराउंडिंग। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है वाटर की, तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने लिख लिया, और लेटेंट हीट दे रखी है फ्यूजन की, ये है। तो कुल मिला के आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए यहां से जब हम पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन, अभी देखिए रिपीट हुआ है, डिजिट डिफरेंट हो सकती है बट क्वेश्चन यहाँ पे भी सेम है। तो जब हम इसमें आइस डालेंगे तो वाटर क्या करेगा, आइस को एनर्जी देगा, तो वही प्रिंसिपल लगाएंगे, हीट लॉस बाय द वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय द आइस। अब इसके लिए फॉर्मूला लगा दिया हमने, सेम अभी क्वेश्चन करा है इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। MC डेल्टा डी लगाएंगे, देखिए M1 ये वाटर की केस में है, तो M1 आप देखेंगे कितना है 140। चलिए पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ फिर फटाफट समझा देता हूँ आपको। M1 आपका देखिए कितना है 140 है। C वाटर की स्पेसिफिक इतनी है, वाटर का टेम्परेचर कहां से हो रहा है 50 तो दे रखा था, 50 दे रखा था, 50 से T टेम्परेचर हो रहा है, तो टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। इधर यहाँ पे आइस कन्वर्ट होगी स्टेट में, इसलिए हमने ml लगाया है। तो मास आपका दे रखा आइस का कितना 60, और लेटेंट हीट दे रखी है आपको कितना 336। यहाँ पे फिर से 60 आ गया, और स्पेसिफिक वाटर और आइस दोनों के लिए सेम होगी,
टेम्परेचर यहाँ पे हमें पता नहीं कितना है, लेकिन आइस का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री। अब इसमें करना कुछ नहीं बच्चों, बस सिर्फ कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में समझता हूँ कर लेंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसका आंसर निकाल रखा है। बच्चों यहाँ पे अब हम 2019 पर आ गए हैं, 2020 कर लिए। और अगर जिन बच्चों ने यहाँ पे वीडियो देख ली है तो वो समझ भी गए होंगे कि कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहे हैं बच्चों, रिपीट होके भी आ रहे हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर इन कैलोरी। की चीज को हम मेजर करते हैं कैलोरी में, तो हम सब जानते हैं हीट एनर्जी को। हाउ इज कैलोरी रिलेटेड, एसआई यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। कैलोरी किससे रिलेटेड होती है, तो कितना होता है कैलोरी में, रिलेशन आपने पढ़ा है 4.2 जूल होता है। वैसे एक्यूरेट तो ये होता है बच्चों, राउंड ऑफ में करने के लिए इतना भी लिख सकते हैं और इतना भी, तो आप कोई सा भी एक आंसर लिख देंगे तो सारे आंसर आपके करेक्ट है। तो 1 कैलोरी बराबर आप चाहे तो 4.2 जूल भी लिखेंगे, गलत वो भी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ए की इतनी दे रखी है, एंड दैट ऑफ द सब्सटेंस बी की दे रखी है। विच ऑफ द टू सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए गुड कंडक्टर हीट वो कहलाएगा जिसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लो होती है। लो होने से क्या होता है, वो अपनी से जल्दी टेम्परेचर तक एनर्जी को जल्दी कंज्यूम कर लेता है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था, एक क्वेश्चन आया भी था इसी के ऊपर कि जो शायद दिमाग से निकल गया, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन आया था, मतलब आप समझ ही होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है कि सब्सटेंस जो बी है वो गुड कंडक्टर है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है यहाँ पे बच्चों, लो है। कितनी दे रखी है 400, और इसकी कितनी दे रखी है ज्यादा। तो ये जल्दी से एनर्जी क्या कर लेगा, ये जल्दी से एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हाँ मैं एग्जाम्पल भूल गया था, अभी एक एग्जाम्पल आया था स्टोन का, स्टोन और वाटर। गर्मी के दिनों में पानी जो होता है वो देर में गर्म होता है, लेकिन पत्थर क्या होता है जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि पत्थर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है। तो कम होने से वो बहुत जल्दी एनवायरमेंट से एनर्जी ले लेता है, और लेने के बाद अपने मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। तो यही रीजन यहाँ पर भी सेम है बिल्कुल, बी की एनर्जी कम है, इसलिए ये गुड कंडक्टर हीट का कहलाएगा। तो रीजन मैंने लिखा है, द रीजन इज दैट द सब्सटेंस विच लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी स्पेसिफिक कम होती है तो वो रैपिड बहुत तेजी से टेम्परेचर मतलब तेजी से लेकर टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, अपने राइज पहुंच जाएगा, और यानी कि वो गुड कंडक्टर होगा हीट का देन द सब्सटेंस। तो इस पे क्वेश्चन स्लोप वाला भी था, अभी जो हमने पढ़ा था ग्राफ में सीडी और एबी करके जो क्वेश्चन आया था उसका भी रीजन यही है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन द सेम व्हेन इट इज स्टेट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो क्या इसकी स्पेसिफिक हीट सेम होगी, नहीं। तो हर सब्सटेंस की क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसका आंसर होगा आपका, और एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, तो पहले का आंसर होगा नो इट डज नॉट रिमेन सेम, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस की क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया, सेकंड पार्ट पूछ रहा था, तो जैसे कि हीट कैपेसिटी वाटर की अलग होती है और आइस की क्या होती है, अलग होती है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर कंप्लीट है ये, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैलोरीमेट्री एक ऐसी डिवाइस होती है जो टेम्परेचर जो क्या करती है, हीट को क्या करती है, मेजर करने का काम करती है। तो मैं आपको एक उसका कंस्ट्रक्शन करके भी दिखा देता हूं, ताकि आपको अगर बनाने को आ जाए तो बना सकते हैं। ये थोड़ा मैंने एक ओरिजिनलिटी रूप में बनाया, आप ऐसा मत बनाइएगा जैसा आपकी बुक में बना है वैसे बना लीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे बाहर क्या होता है, ये सबसे आउटर जो बनाया है, ये आउटर का जो पार्ट है सबसे बाहर का, ये क्या होती है आपकी एक वुडन जैकेट होती है, ये बाहर का पार्ट। उसके अंदर ये जो बना रखा है ये आपका बूल है, ऊन जिसे बोल सकते हैं। बूल ऊन क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होती है हीट का। और उसके अंदर की 3 लेयर होती है। सबसे बाहर से देखिए, आपने देखा बूट की जैकेट है, उसके बाद बूल है, और सबसे अंदर क्या है, ये जो पार्ट मैं मार्क कर रहा हूं, ये आपका कॉपर है। क्या चीज है बच्चों, ये कॉपर वेसल है, और उसके अंदर जो भी चीज हम इसमें हीट का ट्रांसफर करते हैं वो चीज इसमें ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या लगा होता है, थर्मोमीटर, और इसको हिलाने के लिए क्या लगा होता है, स्टीयर लगा होता है। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा।
फिलहाल डेफिनेशन में बताएं तो डेफिनेशन क्या होती है, कैलोरीमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, मेजर करती है क्वांटिटी ऑफ हीट को। देखिए बच्चों जो बच्चे इस वीडियो को लगातार देख रहे होंगे तो वो समझ ही गए होंगे, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है कि क्या पूछा है कि नेम द मटेरियल फॉर कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर किस चीज का बना होता है, कॉपर का। तो इसके अंदर क्या लगाते हैं बच्चों, यहाँ पे कॉपर लगाते हैं, देखिए कॉपर वैसा है ये। और ये क्यों यूज करते हैं तो ये भी हम इसको कर चुके हैं, तो मैं बस आपको एक बार दिखा देता हूं। आंसर के मैं दर्शन करा रहा हूं बच्चों, आप दर्शन कर लीजिए। ये दर्शन आप तीसरी बार कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि PYQ क्वेश्चन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हर बार क्वेश्चन इधर उधर से, अब वो 10 सालों में कितने क्वेश्चन कोई चैप्टर से बदलेंगे तो वही क्वेश्चन लौट फिर के आते रहते हैं। लेकिन बच्चों मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इस PYQ क्वेश्चन को करने के अलावा अपने चैप्टर को ना पढ़िए, नहीं, चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि चैप्टर की रीडिंग भी अच्छी से होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपके मार्क्स 100% आए, उसके लिए आपको ये तो करना जरूरी है, ये तो कंपलसरी है, लेकिन अपने नोट्स को भी आपको पढ़ना है। तो चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं खराब कर रहा हूं, ये आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन इज 80 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है इसका, रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है 30 डिग्री। अ सैंपल ऑफ लिक्विड नेफ्थलीन का लिया गया था, मतलब आपको नेफ्थलीन का जो टेम्परेचर दिया गया था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया था, लेकिन रूम का टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेफ्थलीन को जब इस रूम में रखोगे तो ये लगातार टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, और जब उसका टेम्परेचर डाउन होगा होते होते 80 डिग्री हो जाएगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आइस जैसे मेल्ट होती है 0 पे, यहाँ पे ये मेल्ट होगी कितने पे 80 पे। तो आपको एक ड्रॉ करना है टेम्परेचर टाइम ग्राफ के बीच में, इस कूलिंग को दिखाना है, और उस ग्राफ में आपको मार्क भी करके दिखाना है कि कहाँ पे वो पॉइंट फ्रीजिंग की प्रोसेस हो रही है। तो देखिए मैं आपके लिए ग्राफ मैंने बना रखा है, बस मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं ताकि टाइम कम लगेगा। तो देखिए आपके पास स्टार्टिंग कहां से करनी है 100 डिग्री से। देखिए पहले आप यहाँ से 0 से लेके 100 तक का डिवाइड करके बना दीजिए और यहाँ टाइम मेंशन कर दीजिए। तो आपको शुरू में जो नेफ्थलीन दिया गया था 100 डिग्री दिया गया था, तो ऊपर से चलेंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ये क्या है बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 100 डिग्री से अब 100 डिग्री को नेफ्थलीन को आपने रूम में रखा तो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होगा, तो मेल्ट होना शुरू कहां से होगा, मेल्ट होना 80 डिग्री पे शुरू हो जाएगा, तो यहां तक तो डाउन हो रहा है। और जो स्ट्रेट लाइन आती है ना बच्चों, जब भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है तो ये इसका मतलब शो कर रहा होता है यहाँ पे स्टेट क्या हो रही है, बदल रही है। स्टेट क्या बदल रही है, यानी कि ये अब सॉलिड से किस में आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है। तो यहाँ पे ये इसकी क्या शो कर रही है, मेल्ट हो चुका है ये। अब मेल्ट होगा तो यहां से ये फ्रीज होना स्टार्ट होगा, तो ये फ्रिज और रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो धीरे धीरे ये कभी ना कभी कहां तक पहुंच जाएगा इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब इसमें एक चीज और पूछ रहा था, इन द ग्राफ मार्क द रीजन विच कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीजिंग प्रोसेस। तो फ्रीजिंग होना कहां से स्टार्ट होगा, जैसे आइस जो फ्रीज होती है वो 0 डिग्री, जब वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच जाता है तो वहां से फ्रीजिंग होना स्टार्ट होता है। सिमिलर वे में जब इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा तो किसका मेल्टिंग पॉइंट 80 है, तो यहां से फ्रीजिंग होना स्टार्ट होगा। तो ये जो पोर्शन है ये आपको दिखाना है ग्राफ में, ये क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये मैंने लिख दिया है, ये जो पोर्शन है ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। और इधर को यहाँ पे भी देखेंगे द रीजन BC शो द फ्रीजिंग प्रोसेस। बस ये आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ पे ये दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके लिए पहले इसके लिए एक डायग्राम बना दूं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। देखिए आपको क्या दे रखा है, वाटर का मास दे रखा है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर दे रखा है जो कि किस में लिया गया, कैलोरीमीटर में लिया गया है जो कि कॉपर का बना हुआ। तो देखिए कैलोरीमीटर भी हमने बनाया था, कैलोरीमीटर में एक कंटेनर होता है, जो कंटेनर किसका होता है, कॉपर का होता है, उसके अंदर हमने क्या रखा, वाटर। अब आपको देखो, आपको देखिए कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। मास है वाटर का, तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है मास वाटर का कितना है 104। फिर टेम्परेचर है वाटर का, तो देखिए टेम्परेचर को मैंने T1 दिया। इस टेकन कैलोरीमीटर ऑफ कॉपर, कॉपर का भी मास दे रखा है जो कंटेनर है, तो कंटेनर का मास आपका ये दे रखा है, कंटेनर का मास कॉपर का। वेन इज सर्टेन मास ऑफ आइस, अब देखिए आइस है जिसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको हम इसमें डालेंगे कैलोरीमीटर के अंदर
तो फाइनल स्टडी टेम्परेचर मिक्सिंग का आफ्टर द आइस हैज मेड फॉर्म टू बी, तो जब इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि हमने इसके अंदर कितनी मास ऐड करी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और आपको गिवन है स्पेसिफिक हीट वाटर की, तो ये मैंने लिख रखी है, स्पेसिफिक हीट फ्यूजन की दे रखी है, ये लिख रखी है। अब देखिए ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन हो गई है। अब इस इंफॉर्मेशन से आप क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। और आप ये भी नोट कर रहे हैं यही क्वेश्चन कई तरीके से बदल बदल के आ जा रहा है, लेकिन सबका मेथड एक है। देखिए जब हम इसको आइस को इस कंटेनर में यानी कि कैलोरीमीटर में डालेंगे तो आइस क्या होगी, मेल्ट होगी। मेल्ट होगी तो मेल्ट होने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होगी। तो यहाँ पे वो एनर्जी किससे लेगा, दोनों से लेगा, कॉपर से भी लेगा क्योंकि कॉपर भी कंडक्ट करता है, और साथ में किससे लेगा, वाटर से भी लेगा। कॉपर और वाटर दोनों एक ही कांटेक्ट में रखे हैं, तो दोनों का टेम्परेचर यहाँ पे सेम 30 डिग्री है। और ये धीरे धीरे जब इस पे मेल्ट होना शुरू होगी तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो डाउन होते कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। तो आप पहले समझ ही गए हैं कि यहाँ पे कौन एनर्जी लॉस करेगा, कौन एनर्जी गेन करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो कौन गेन कर रहा है, आइस गेन कर रहा है, और लॉस कौन कर रहा है, वाटर प्लस कॉपर। तो प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री का कहेगा कि जो वाटर के द्वारा लॉस की गई और कॉपर के द्वारा लॉस की गई जो एनर्जी है वो इक्वल होगी किसके द्वारा, आइस के द्वारा ली गई एनर्जी के। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ चुके हो प्रिंसिपल। तो यहाँ पे लॉस करने वाले दो पार्ट कौन है, एक तो वाटर है और एक कॉपर। ये वाटर अपनी एनर्जी लॉस करेगा, दूसरा ये कॉपर। और गेन कौन करेगा बच्चों, आइस गेन करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक बार हम वाटर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे mc डेल्टा डी, और एक बार कॉपर की लगाएंगे, और यहाँ पे आइस के लिए लगाएंगे ml वाला भी फॉर्मूला, क्योंकि वो मेल्ट होगी, स्टेट चेंज होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबके लिए फॉर्मूले लिख दिए। पहला फॉर्मूला लिखा वाटर के लिए mc डेल्टा डी, दूसरा फॉर्मूला कॉपर के लिए लिखा mc डेल्टा डी। और आइस में दो केस लगेंगे, एक mc डेल्टा डी अपनी 0 डिग्री तक आने में और अपनी स्टेट बदलने के लिए ml। अब ये फॉर्मूला लिख दिया है, अब बस इसमें करना कुछ नहीं, आपको वैल्यू लगानी। तो मैं वैल्यू लिख के आपको समझा देता हूं। जैसे ये मास m1 किसका है बच्चों, वाटर का। तो देखिए वाटर का कितना 104 लिखा हुआ है। C1 वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.2 लिखी हुई है। टेम्परेचर वाटर का कितना था, 30 से कितना हो जाता है 10, तो 30 माइनस 10। तो ये पार्ट तो इसका हो गया। अब सेकेंड पार्ट हम इसका M2 देखें। M2 किसका है, कॉपर। कॉपर का मास है 42, और कॉपर की स्पेसिफिक हीट है कितनी 0.4 है। और इसका भी टेम्परेचर देखिए दोनों एक ही कंटेनर को रखते हैं, तो इसका भी टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, वो भी कितना हो जाता है 10। अब यहां तक तो ये इसकी बात हो गई। अब इक्वल में हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, तो मैं इसकी वैल्यू को भी लिख देता हूं। अब देखिए आइस का तो मास पता ही नहीं है बच्चों, तो आइस का मास हमें फाइंड करना है। आइस के लिए आइस और जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक क्या होती है, कॉमन होती है, क्योंकि वो भी वाटर की फॉर्म है। तो 4.2, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है, और कहां तक वो राइस कितना तक पहुंचाना है उसको 10, तो 10 माइनस 0 डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे मास सेम है, लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट कितनी रखी 336। तो ये आपके वैल्यू लग गई। अब बची कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन तो आसान होती है, कैसे 30 में से 10 जाएगा 20 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 30 में से 10 जाएगा 20, और इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और इधर 10 में से 0 जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 4.2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 42, और इधर से 336 को प्लस करेंगे तो ये ऑल ओवर आ जाएगा 378। अब फर्दर हमने इन दोनों को प्लस करा, तो इससे n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी 9072 से 24, तो डिवाइड कर ही लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24 ग्राम। और यही आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे भी मैं रुक जाता हूं ताकि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सके। हाउ कैन अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो सेल्सियस को केल्विन में, हाउ कैन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट टू एसआई यूनिट। तो सेल्सियस को एसआई यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप फॉर्मूला जानते हो, सेंटीग्रेड में कितना प्लस कर देते हैं 273। तो बस आपसे रिलेशन पूछा गया था। फिर पूछा जा रहा है आपको नेक्स्ट, अ लिक्विड हैज एक्स मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसका यूज कूलेंट के रूप में कार में किया गया, तो उसका नाम बताओ। तो हम जानते ही है कार रेडिएटर में, ये भी क्वेश्चन रिपीट होके आया है, कार रेडिएटर में किसका यूज करते हैं बच्चों, वाटर का, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक क्या होती है, ज्यादा होती है।
तो यहाँ पे भी देखिए 2018 के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सॉलिड मेटल का जो वेट है उसको मेल्ट करा गया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बाय प्रोवाइडिंग, उसको क्या करें, हीट रेट दी इतने वॉट, हीट रेट का मतलब पावर दे रखी है। द टाइम टेकन निकालना है मेल्ट होने के लिए, सेम द टेम्परेचर। तो चलिए मैं इसको ऐसे करेंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ी दिक्कत रहा है तो मैं आपके लिए डायग्राम बना के चलता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, और साथ के साथ वैल्यू भी लिखता हूं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे सीधे सीधे आप वैल्यू लिख के चलते हैं। एक सॉलिड है जिसकी मास कितना दे रखा है 150, इसको कितने डिग्री पे मेल्ट किया गया 1800, बाय प्रोवाइडिंग हीट। हीट रेट का मतलब होता है टाइम, हीट अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ रखा है, और इसको भी हटा दीजिए। पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी, ये तो बहुत सिंपल है, आपने पढ़ रखा है। और वर्क को हम क्या बोल सकते हैं, हीट बोल सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, Q अपॉन टी के। तो यहाँ पे क्या क्या था, हीट एट द रेट, यानी Q अपॉन टी की बात कर रहे हैं तो इसको हम किससे लिखेंगे, पावर से, जो कि वाट में दे रखा है ये आपको। द टाइम इज टेकन कंप्लीटली मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर इज, और टाइम दे रखा है आपको कितना 4 मिनट। मिनट को मैंने यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करके। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट पूछ रहा है, तो L इज द क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे हम लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो लेटेंट हीट के पहले हम यहाँ पे पहले पावर का लगा लेते हैं। तो पावर Q बराबर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। पावर हमारे पास 100 है और टाइम हमारे पास 240, इसकी वैल्यू लगाएंगे। और चलिए वैल्यू ना लगा के ऐसे भी कर लिया, Q यहाँ पे कौन सी हीट है, लेटेंट हीट है, Q की जगह ml लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, L। तो चलिए पहले इसको L इक्वेट कर लेते हैं। तो L को हमने इक्वेट करा P इंटू टी अपॉन M। अब इसमें वैल्यू लगा दीजिए, तो सिंपल है, वैल्यू आपको समझ में आ रही है। P की 100 हो गई, टाइम की कितनी हो गई 240, कैलकुलेशन आसान है, तो आंसर आ जाएगा आपका 16 जूल पर ग्राम। तो यहाँ पे मैं रुकूंगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीट सप्लाइड टू अ सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड, व्हाट इज दिस चेंज इन दिस फेज इज कॉल्ड। सॉलिड से कोई चीज अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी फेज कहलाएगी। तो ये आप जानते ही मेल्टिंग कहलाती है। Does the kinetic energy change of the molecule of a substance। देखिए जब स्टेट चेंज होती है तो स्टेट चेंज होते समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर अगर चेंज नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज स्टेट चेंज में टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर हो गया नो, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट बिकॉज टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। व्हाट इज द एनर्जी एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द फेज चेंज इज कॉल्ड। तो ये हम जानते ही है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन। जब फेज चेंज होती है तो उसे लेटेंट हीट मेल्टिंग या फ्यूजन कहा जाता है। गिव अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी सब जानते हैं, C डैश बराबर कितना होता है M इंटू सी के। कितनी बार क्वेश्चन कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। हो सके अगर आपके पास अवेलेबल हो तो 2014 तक तो मैंने ही करा दिए, इससे पहले के भी आप करके रखेंगे तो और ज्यादा बेटर तैयारी होगी आपकी। तो ये रिलेशन लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 3-4 क्वेश्चन आ गए एक साथ, छोटे छोटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और काफी टाइम बाद अब तक नहीं पूछा गया, तो अब पूछने की ज्यादा उम्मीद है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अंतर जानते हैं, तो एक तो हम डेफिनेशन लिख देंगे। दूसरा क्या होता है कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये मास पे डिपेंड करता है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये मास पे डिपेंड करता है, ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा। और एक यूनिट से डिफरेंस कर देंगे। तो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ पे हम डेफिनेशन जानते हैं, हीट कैपेसिटी में मास का कोई रोल नहीं होता। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे तो हीट कैपेसिटी, और अगर बॉडी का मास कितना हो, बॉडी का मास पर यूनिट हो, यानी कि मास पर यूनिट हो और टेम्परेचर से 1 डिग्री बढ़ा है, तो उसे बोलते हैं हम क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑलरेडी आ चुका है तो मैं इसलिए यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा समझाने का। दूसरा, ये मास पे डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें कोई फिक्स तो नहीं होता, लेकिन इसका मास तो फिक्स होता है, तो ये इसमें मास डिपेंड नहीं करेगा ये। फिर तीसरा, इसकी यूनिट हम जानते हैं, इसमें मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता।
और इसमें क्या होगा, मास, और इसका फॉर्मूला तो यहाँ पे Q अपॉन डेल्टा टी, इसका Q अपॉन MC डेल्टा टी। तो ये सारी चीजें हमें पता है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे खराब नहीं कर रहा हूँ। आप इसको भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये तो फिलहाल आपको आता ही होगा। अब देखिए 2018 तक के भी क्वेश्चन कर लिए, अब हम आ गए 17 तक, नजदीक आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम करते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है डिफाइन हीट कैपेसिटी स्टेट ऐसा यूनिट, थोड़ा मैं फॉरवर्ड करूंगा फटाफट, ये ऑलरेडी अभी मैंने समझाया, वही क्वेश्चन है। फिर सेकंड हम जानते हैं व्हाई इज द बेस ऑफ कुकिंग पान जनरली मेड थिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफी टाइम बाद से पूछा नहीं गया है। जितने भी कंटेनर होते हैं घर में खाना बनाने के, उनके जो नीचे का पार्ट होता है, बेस जिसे बोलते हैं, वो थिक बनाया जाता है। थिक बनाने का मतलब है कि उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो आसानी से हो जाए। तो मैं इसको जरा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि क्वेश्चन अभी काफी रह गए हैं। टू रेज द थर्मल कैपेसिटी, इसकी टू रेज द थर्मल, इसको थिक बनाने का रीजन ये है कि इसकी थर्मल कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है। थर्मल कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसका, उसमें क्या होगा, लो टेम्परेचर पे वो खाना क्या होता जाएगा, इम्पार्ट होगा, और जिसके कारण खाना जो होगा वो लॉन्गर टाइम तक उस पर कुक होता रहेगा। तो ये आपको मालूम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया है, तो न्यूमेरिकल बहुत आ रहे हैं इस चैप्टर से। तो न्यूमेरिकल मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं कर रखे तो यही सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपका ये पक्का यकीनन मानिए इन्हीं से ही क्वेश्चंस आने हैं, बस हो सकता है डिजिट चेंज हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको पहले यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा इसको शायद डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, कोई बात नहीं। देखिए सॉलिड का मास दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, इसको हमने किसमें प्लेस करा, वाटर में रखा, ठीक है। और व्हेन द फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्ड करा 20 डिग्री, फाइंड द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। देखिए यहाँ पे क्या कहानी है कि जो सॉलिड है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट कौन देगा, सॉलिड। किसको देगा, हीट, वाटर को। तो यहाँ पे लिखा है हीट गिवन बाय द सॉलिड इज इक्वल टू हीट टेकन बाय द वाटर। तो सॉलिड का फॉर्मूला है MC डेल्टा टी, एम कितना है 50 है, सी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की निकालनी है, और 130 बच्चों यहाँ पे कहां पे है 130, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है 150 माइनस 11, तो ये थोड़ा शायद गलत गड़बड़ है, 11 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 139 आएगा। चलिए अभी आगे देखते हैं, इसको करेक्ट कर लेंगे हम। तो ये आप कर ही लेना। और हीट टेकन बाय द वाटर के लिए देखिए, वाटर के लिए आपके पास क्या क्या चीजें, मास कितना दे रखा था वाटर का 100, वाटर की स्पेसिफिक रखी 4.2, और इसमें वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना था 20 डिग्री, 20 डिग्री में 11 माइनस करेंगे 9। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक है, आप 150 में से कितना माइनस करेंगे आप 11, 150 में से माइनस करना 11, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11 माइनस करने पे कितना आ जाएगा 139 आ जाएगा। तो ये गलत है, 9 है यहाँ पे। चलिए बाई मिस्टेक हो गया, और सी से आप निकाल ही लेंगे, तो थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन गड़बड़ हो, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव अ चॉइस ऑफ 3 मेटल, 3 मेटल है जिसकी स्पेसिफिक सबकी अलग अलग दे रखी है, ठीक है। तो टू मेक द कैलोरीमीटर, आपको कैलोरीमीटर बनाना है, तो विच मटेरियल विल बी यूज्ड टू। तो देखिए हम जानते हैं कैलोरीमीटर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का। क्यों करते हैं कॉपर का, क्योंकि कॉपर की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, लो होती है, तो वो जल्दी से एनर्जी को क्या कर लेता है, अपने टेम्परेचर पाने में जल्दी से ले लेता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें सबसे लो किसकी, ए की कितनी है 900, बी की कितनी है 380, सी की कितनी है 460, तो लो किसकी है, बी की कितनी है 380। तो बस हमें कैलोरीमेट्री किसका बनाना पड़ेगा, बी का बनाना पड़ेगा। तो यही हमें लिखना है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, B is the best option to make the calorimeter because B has a lowest specific heat capacity, hence absorb the, जल्दी से एनर्जी को कम उस पे एब्जॉर्ब कर लेगा। 2016 पे आ चुके हैं बच्चों। तो देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड, मास निकालना है, लोअर द टेम्परेचर 300 ग्राम टू वाटर। तो ये बहुत आसान है, आपको मास निकालना है तो पहले मास m को लिखेंगे, आइस के लिए दे रखे हैं मास, निकालने को कहा जा रहा है, और इसका टेम्परेचर आइस का हम जानते हैं 0 डिग्री। अब यहाँ पे इस आइस को यहाँ पे किस में डाला हमने, वाटर में डाला। तो वाटर कितने ग्राम का आपका 300 ग्राम का, और इसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री है। अब ये इसमें डालेंगे तो ये हीट क्या करेगा आपको
वाटर हीट देगा और आइस देगा। तो बस यही फॉर्मूला लगा देंगे और बाकी आपको इस लेटेंट हीट दे रखी है, किसकी दे रखी है, आइस की दे रखी है और वाटर की दे रखी है कितनी 4.2। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस बाय इज इक्वल टू हीट गेन। तो ये आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे क्या लगाए, हीट गेन बाय द आइस ml। तो ये वैल्यू लगा के आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हीट कैपेसिटी किसी की इतनी है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि एक केल्विन पे उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायर होगी, 60 डिग्री। और स्पेसिफिक हीट इतनी है, इसका मतलब होगा एक केल्विन और 1 किलोग्राम की बॉडी का टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 130। इसमें मास आता है, इसमें मास नहीं आता, बस ये डिफरेंस है। तो इस चीज को भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इतनी दे रखी है, इट मींस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द बॉडी टेम्परेचर बाय 1 K। बस इसकी डेफिनेशन उसकी डेफिनेशन में क्या अंतर करना है आपको। यहाँ पे मास के बारे में कहीं बात जिक्र हुई होगी, तो देखिए विदाउट गोइंग टू द मास, ये देखिए 1 kg मास आया, क्योंकि यहाँ पे 1 kg का रूल है, यहाँ पे कोई केजी का नहीं है। तो बाकी डेफिनेशन सब कुछ सेम है। दूसरा, इसमें वैल्यू लिखना गलत मत, वैल्यू सेम नहीं है, इसमें 60 लिखेंगे और यही लैंग्वेज में इसकी कितनी लिख देंगे आप, 130। तो ये लिखा हुआ ये समझ में आ गया होगा, बस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 फैक्टर अपॉन विच द हीट एब्जॉर्ब ऑफ द बॉडी डिपेंड। ऐसे 2 फैक्टर बताइए जिससे बॉडी हीट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो हीट एब्जॉर्ब करने के कई सारे रीजंस होते हैं। आपने पढ़ रखा है Q बराबर फॉर्मूला कितना होता है, mc डेल्टा टी होता है। तो मास भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तीनों में से कोई भी बात आप लिख देंगे। 2 ही लिखनी है तो 2 ही लिखिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमें तीनों आते हैं तो हम तीनों लिख के, नहीं, गलत होता है, वो इंप्रेशन गलत होता है। जितना पूछा जाए आप उतना लिखिए। तो जो फैक्टर है वो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड लिख दीजिए, राइजिंग टेम्परेचर लिख सकते हैं, या फिर हम तीसरा पार्ट लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे 2016 का यहाँ पे अभी क्वेश्चंस और है, चलिए देखिए ये भी रिपीट हुआ है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का हम जानते हैं कि जब 2 बॉडी को मिक्स करते हैं, एक हॉट बॉडी को कोल्ड में मिक्स करते हैं, तो हॉट से एनर्जी रिलीज होकर किसमें आती है, कोल्ड में। कब तक आती है, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो उस केस में हम जानते हैं हीट लॉस बाय इज इक्वल टू हीट गेन। तो यही चीज हमें प्रिंसिपल लिखना है। तो मैंने इसको जो बोला है वो लिख दिया है। अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल, जब हॉट बॉडी को मिक्स करते हैं किसके साथ, कोल्ड बॉडी को, तो हीट फ्लो होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इस केस में हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। और इसको कौन सा नाम जानते हैं, यही जो प्रिंसिपल है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये पूछा गया था सेकंड पार्ट में, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसका नाम नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया। फिर पूछा गया कि ये जो प्रिंसिपल होता है कैलोरीमेट्री, ये किस पे डिपेंड करता है, ये करता है आप पे, ये किस पे बेस्ड होता है, ये होता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पे। क्योंकि कोई बॉडी जितनी हीट हो रही है, लॉस कर रही है, दूसरी बॉडी उतनी हीट गेन कर रही है। इसका मतलब ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉयड हो रही है, ना रिलीज, ना क्रिएट हो रही है, ना क्रिएट हो रही है, और ना ही डिस्ट्रॉयड हो रही है। एनर्जी क्या कांस्टेंट है। तो ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो बस लॉ का नाम लिखना है आपका। तो ये जो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है, ये डिपेंड किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Some ice is heated at the constant rate and the temperature recorded after every few seconds till steam is found at 100 degree. Draw the temperature time graph, represent the change and label the two face of the your graph. तो देखिए यहाँ पे आइस आपको दे रखी है, इसको गर्म कर रहे हैं तब तक कि इसके हर सेकंड पे गर्म कर रहे हैं, और जब तक कि ये आइस कब तक नहीं पहुंच जाती, 100। तो आइस होती है 0 डिग्री पे, जब उसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे ये क्या पहुंचेगा, बॉयल होकर 100 डिग्री पहुंचेगा। तो 100 डिग्री के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। तो ये ग्राफ आपको मैं बना के दिखा देता हूं। तो देखिए ये आपने समझ लिया होगा। कहां से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ग्राफ के लिए, सम आइस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट। तो क्या आइस है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर से हमने ले लिया, आइस का मानो टेम्परेचर 50 ड्रॉ कर लिया, कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, 220 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो मेंशन नहीं किया गया। अब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो सबसे पहले आइस अपने 0 डिग्री पे पहुंचेगी। जब तक 0 डिग्री होगा तब तक आइस का आइस रहेगा। 0 डिग्री के बाद वो उसको जब हीट मिलेगी तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी।
तो ये मेल्टिंग पॉइंट दिखा रहा है, मेल्टिंग पोजीशन दिखा रहा है। अब वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर से फिर सीधे सीधे ये वाटर में टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा टेम्परेचर इसका, जाके 100 डिग्री पे बढ़ेगा। 100 डिग्री के बाद जब बॉयल करेंगे तो यहाँ पे ये बॉइलिंग चलेगी, और जब 100 डिग्री के बाद बॉयल हो जाएगा तो यहाँ से स्टीम कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये दो फेज दिखाने थे, तो ये दो फेज हो गए आपके, मेल्टिंग हो गया और एक बॉइलिंग हो गया। इट मीन्स कि सॉलिड से यहाँ पे ये लिक्विड हो गया और यहाँ लिक्विड से वेपर हो गया। अब कॉपर वेसल का मास दे रखा है और उसमें वाटर है इतना, हाउ मच आइस इज नीडेड टू द कूल इतना। बिल्कुल यही क्वेश्चन अब हमारा आ चुका है। तो ये आप देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं एक बार फिर से, लेकिन ये कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर वेसल है 100 ग्राम। देखिए 100 ग्राम कॉपर का मास है और इसमें कंटेन कितना है, 150 ग्राम क्या वाटर है, और इसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री। हाउ मच इज, इसमें कितना हम बर्फ डालें कि इसका टेम्परेचर मेल्टिंग का कम होकर कितना हो जाए, 50 से कम होकर 5 हो जाए। तो ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। ये आइस क्या करेगा, इन दोनों से एनर्जी लेगा। तो हम जानते हैं हीट लॉस बाय वाटर एंड कॉपर इज इक्वल टू हीट गेन। अब ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए अब मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ। ये ऑलरेडी हमारा करा हुआ, बस हो सकता है यहाँ पे यूनिट चेंज हो, तो ये आप कर लेंगे। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं कर दूंगा इसको। 2015 पे आ गए। 2015 का क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी वाटर मेक्स इट इफेक्टिव कूलेंट। कौन सी प्रॉपर्टी वाटर को कूलेंट बनाने का काम करती है। इट मींस रेडिएटर के रूप में हम वाटर का यूज क्यों करते हैं, उसकी हाई स्पेसिफिक हीट के कारण, हाई स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी के कारण। देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये आपसे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। और मैं नहीं कहता इसी सब्जेक्ट के बच्चों, आप हर सब्जेक्ट के जरूर करिएगा पीवाईक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे दो बातें होती है, एक तो पता चलता है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दूसरा पता चलता है हमारी तैयारी खुद की कैसी है। तो ये आप जरूर करके रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें, वाटर इन लेक एंड पाउंड डू नॉट फ्रीज एट वंस इन कोल्ड कंट्री। कोल्ड कंट्री में मतलब लेक और पाउंड में पानी एकदम फ्रीज नहीं होता। गिव रीजन इन योर सब्जेक्ट। तो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होने के कारण उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करने में काफी समय लग जाता है। तो काफी समय लगने से वो सडनली फ्रीज नहीं होता है, बस यही आपको लिखना है। तो देखिए वाटर इन लेक पाउंड डज नॉट फ्रीज एट वंस, क्यों, क्योंकि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है। इसका मतलब 1 ग्राम के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है। इस मींस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये फ्रीज होने में क्या होता है, स्लो स्लो काम करता है। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। व्हाट इज द प्रिंसिपल कैलकुलेटरी, अभी बताया था मैंने। नेम द लॉ, ये किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे करता है। स्टेट द इफेक्ट इंक्रीज द इम्प्योरिटी इन मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मैं आपको बता देता हूं, अगर आप आइस को देखिए, एक प्योर पानी को आप बर्फ में सॉरी एक प्योर वाटर को आप कंटेनर लेके फ्रिज में रख दीजिए, और उस वाटर के अंदर यानी कि जब बर्फ जमाते हैं तो उसमें कई चीजें डालते हैं, दूध डालते हैं, मेवा डालते हैं, यानी कि उसके अंदर उन्होंने कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी, फिर इन दोनों को जमाने पर रख दिए। तो आप देखेंगे कि प्योर वाटर जल्दी जमेगा या क्या होगा, मतलब इम्प्योरिटीज वाला। तो मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है कि कौन जमेगा। तो जो जिसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका पूछ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो चलिए मैं इसके आंसर फटाफट लिखता हूँ। ये सब लिखा हुआ ही है, ये मैंने समझाया इसलिए मैंने इसको फॉरवर्ड, इसको दोबारा नहीं कर रहा हूँ। ये नाम प्रिंसिपल का क्या कहलाता है, आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कहलाता है। और इम्प्योरिटीज ऐड करने के लिए मैंने लिख दिया, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। कब, जब इसमें हम इम्प्योरिटीज क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 का सी 2015 का। A refrigerator convert 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड को आइस में कन्वर्ट करता है। हम जानते हैं रेफ्रिजरेटर में अगर पानी रखेंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसको कन्वर्ट होने में समय लगता है 35 मिनट। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ हीट निकालनी है आपको। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, जो दे रखा है उसको पहले ले लेते हैं। सबसे पहले वाटर है, वाटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास। वाटर कितना वेट का, आपका 100 ग्राम का, कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में रखने पे ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा बर्फ में, और उसका बर्फ का जो टेम्परेचर है
वो 0 डिग्री होता है, लेकिन इसको कहां तक लाना है आपको, -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना है। तो इसको हमने मान लिया T3 और टाइम इसमें लगता है 35 मिनट। तो आपको बताना है कि कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन द टर्म्स ऑफ वाट। देखिए अब कहानी क्या है, कहानी पहले आपको बताऊं कहानी क्या है। आप जब आइस को फ्रिज में रखते हैं, तो एक मिनट थोड़ा सा मोबाइल को इधर कर लेते, कट रहा है डाटा। देखिए जब आइस को फ्रिज में रखते हैं, तो आइस को फ्रिज में रखने, सॉरी वाटर को जब फ्रिज में रखते हैं आइस कंटेनर में, फ्रीजिंग जहां पर फ्रीजर होता है, तो वहां पे वाटर आइस में कन्वर्ट होने लगता है। और वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट होने के लिए आइस क्या करता है, वाटर क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। तो वाटर जो है फ्रिज से क्या होती है, बाहर निकलती है बैक साइड से। तो वो यही पूछ रहा है कि कितनी एक्सट्रैक्शन, मतलब कितनी एनर्जी को बाहर निकाली जाए ताकि ये वाटर इस तरह से आइस में कन्वर्ट होके आ जाए। तो देखिए तीन कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन है क्या, वाटर का जो टेम्परेचर है, देखिए टेम्परेचर वाटर का कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वाटर को पहले हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे। आइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको 0 डिग्री तो लाना पड़ेगा। फिर 0 डिग्री के सेंटीग्रेड के बाद जब आइस कन्वर्ट होगी, तो इसको टेम्परेचर कितने पे लाएंगे, -10 डिग्री। ये आइस का पार्ट होगा। तो तीन कंडीशन से हमें एक बार यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, एक बार स्टेट चेंज होगी, 0 पे वाटर भी होगा और 0 डिग्री पे क्या होगी, आइस। तो चलिए मैं थोड़ा सा लिख के बताऊंगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये आपको दे रखी थी, जो चीज यहाँ पे दे रखी वो मैंने लिख दी है। क्या दे रखी है एक बार बता भी दिखा भी समझा देता हूँ। हीट कैपेसिटी आइस की दे रखी है। तो देखिए अब तक तो दोनों की सेम होती थी, लेकिन इस केस में यहाँ पे कैपेसिटी अलग दे रखी है। और वाटर की दे रखी है हमें यहाँ पे 4.2 और लेटेंट हीट दे रखी है। तो देखिए कब कब एनर्जी रिलीज होगी। पहला केस है जब वाटर का टेम्परेचर डाउन होगा 20 से 0 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हमें ये तो निकालनी है। तो पहली एनर्जी कब रिलीज होगी, जब वाटर कन्वर्ट होगा 20 से 0 डिग्री। जब वाटर 20 से 0 डिग्री कन्वर्ट होगा तो उसकी स्टेट में चेंज अभी नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे mc डेल्टा टी। हमने mc डेल्टा टी लगाया। वाटर का कितना पार्ट है हमारे पास, वाटर का है हमारे पास 100 ग्राम। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, 4.2। वाटर का टेम्परेचर कहां से चेंज कर रहे हैं, 20 से अभी हम ला रहे हैं 0 पे। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगाई और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये एनर्जी पहली क्या हो गई, रिलीज हो गई। दूसरे केस में एनर्जी कब रिलीज होगी, जब 0 डिग्री के वाटर को हम 0 डिग्री के आइस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टेट बदल रही है, तो स्टेट बदलने में यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q बराबर ml। तो इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट करता हूं। तो यहाँ पे एनर्जी फॉर्मूला लगाएंगे ml। अब ml का मतलब मास कितना था वाटर का, 100 ग्राम। तो आइस भी 100 ग्राम की लेंगे और लिटिलिटी कितनी है, 336। तो यहाँ पे ये दूसरी एनर्जी रिलीज हो गई। तीसरी एनर्जी अब कब रिलीज होगी, जब ये 0 डिग्री की आइस बन चुकी है। अब इसको कितने डिग्री तक लानी है, इसको -10 डिग्री। तो तीसरी एनर्जी तब रिलीज होगी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 100 नहीं है, यहाँ पे है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सॉरी 10 डिग्री, ये गलत थोड़ा सा हो गया, ये सुपरस्क्रिप्ट में जाता है, 0 लिखा नहीं है यहाँ पे, तो मिस्टेक है यहाँ पे। तो आइस को 0 से कितना कन्वर्ट करेंगे, -10 में। अब आइस को आइस में रहेंगे तो स्टेट तो चेंज होने रही। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे mc डेल्टा टी। अब देखिए mc डेल्टा टी में मास किसका लगाया हमने, आइस का। कितना मास, तो सेम ही था 100। और स्पेसिफिक यहाँ पे किसके लगाएंगे हम, आइस की। यहाँ पे आइस की हमें अलग दे रखी, ये बच्चों ध्यान में रखिएगा। और आइस कितने पे थी, 0 पे थी। तो 0 हो गया और -10 आना, तो -10, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसको कैलकुलेट करेंगे इतनी। तो टोटल मिला के हमारे पास 3 केस में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने पे टोटल हीट इतनी एनर्जी फ्रिज से बाहर निकलेगी, जब वाटर इतना मेल्ट होके, वाटर इतना फ्रिज होके आइस में इतने में कन्वर्ट होगा। अब ये हमसे पावर पूछ रहा है, तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, P बराबर कितना होता है, Q/D होता है। W/T होता है, तो Q भी लिख सकते हैं। Q हमारे पास ये रही। और टाइम हमें बच्चों यहाँ पे 35 मिनट दे रखा है। तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑल ओवर कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा पावर। तो यही आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50 ग्राम मेटल को इतने रिक्वायर चाहिए अमाउंट एज सून अटेन द टेम्परेचर, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट। देखो क्या क्या दे रखा है आपको, मास दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, फिर रिक्वायर हीट Q बराबर लिखेंगे
अटेन द टेम्परेचर, फिर T2 लिख देते हैं टेम्परेचर, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको फास्ट करता हूँ। Q बराबर MC डेल्टा D। M की वैल्यू आप कितनी लगाएंगे बच्चों? यहाँ पे M की वैल्यू आपको पता ही है 50 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज हो गई, यहाँ Q की वैल्यू कितनी हो गई? 240 M। देखिए यहाँ पे ये ग्राम में है तो मैंने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आंसर हम उसी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। C आपको दे रखा है कितना, C फाइंड करना है तो, और टेम्परेचर में डिफरेंस, बस कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन कर लेंगे। और अगर मैंने कहा ना कि यहाँ पे अगर मैं चेंज नहीं करता तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, जूल ग्राम -1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, बस यूनिट थोड़ी सी अलग करनी पड़ती है। तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं और आप चाहे तो चेंज ना भी करें तो भी दोनों तरीके से आंसर आपका करेक्ट है। हीट एनर्जी सप्लाई कांस्टेंट रेट इतने ग्राम ऑफ आइस को दी जा रही है, तो आइस जो कन्वर्ट वाटर में हो रही है 2 मिनट में, तो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर वाटर का 0 से। देखिए ये अभी बिल्कुल जैसा क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही है। पहले आपको हीट एनर्जी कितने पे दे रखी है आइस का, देखिए मैं चलिए डायग्राम से बनाऊंगा तो जल्दी जल्दी होगा। आइस का मास दे रखा है कितना आपको, 100 ग्राम, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री, और ये 100 इसको मेल्ट होने में कितना समय लग रहा है, 2 मिनट का। वाटर में कन्वर्ट, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू, अब इससे जो पानी बना, वाटर बना, उसमें कितना टाइम लगेगा उसका टेम्परेचर 0 से कितना पहुंचने पे, 20 डिग्री। पहले तो ये 0 से 0 रहेगा, फिर 0 से 20 पहुंचेगा, तो इसका टाइम पूछा जा रहा है। और आपको स्पेसिफिक हीट दे रखी है वाटर की और लेटेड हीट दे रखी है इसकी। तो यहाँ पे भी हमें एनर्जी 3 पार्ट में निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे आइस को मेल्ट कराना है, तो यहाँ पे आइस को मेल्ट कराने के लिए आप ध्यान रखेंगे वहां पे हमने एक्सट्रैक्शन मतलब एनर्जी निकाली थी, यहाँ पे देनी है। तो अमाउंट आइस पहले कन्वर्ट करेगा कितने से, जो भी उसका डिग्री होगा तो वो अपने 0 डिग्री आइस को कहां पे लाएगा, 0 डिग्री वाटर पे लाएगा। तो यहाँ पे हम एनर्जी का फॉर्म लगाएंगे स्टेट चेंज के लिए, ml। तो वाटर के मास कितना दे रखा है इसका 100, और लेटेड हीट कितनी है आपके पास 336, मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब 0 डिग्री की आइस को हम, अच्छा इसमें ऐसा करने में टाइम कितना लग रहा है, तो हाथ के हम पावर निकालते हैं, P बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Q/T। Q हमारे पास ये, और टाइम कितना था कन्वर्ट करेंगे 2 मिनट, तो 2 की वैल्यू लगाएंगे तो 2 × 60 सेकंड में करा, कैलकुलेशन करा, तो ये आपका आंसर आ गया पावर। अब देखिए, अब जो हमारे पास वाटर मिला है हमें 0 डिग्री को, इसको हमें कहां पे कन्वर्ट कराना है, 20 डिग्री पे, तो इसमें भी हीट चाहिए होगी। तो यहाँ पे MC डेल्टा D फॉर्मूला लगाएंगे। M यहाँ पे आपके पास वही सेम है, जितनी आइस थी, स्पेसिफिक हीट किसकी हो गई आपकी, वाटर की, और टेम्परेचर यहाँ पे 0 से कितना कर रहे हैं, 20, तो डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे ये, अब ये पूछ रहा था कि 0 डिग्री से 20 डिग्री पहुंचने में उसको कितना समय लगा, तो बस समय निकालने के लिए फिर से P बराबर W/T फॉर्मूला लगाएंगे, Q/T लगाएंगे। P ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो P की वैल्यू हमने कितनी लगाई, यहाँ पे P की वैल्यू लगाई 280, ये निकली हुई है। और ये हमारे पास एनर्जी, इसका टाइम पूछ रहा था, T निकालेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 30 सेकेंड। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है A की, और जबकि स्पेसिफिक हीट B की दे रखी है। विच ऑफ द टू इज गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर वो होगा जिसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, कम होगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है वो गुड कंडक्टर होता है, जैसे कि कॉपर का यूज करते हैं कैलोरीमीटर में। What one led to the above the conclusion, चलिए आंसर लिखते हैं। पहले का मैंने आंसर लिख दिया कि बी कंडक्टर होगा। अब सेकंड पार्ट क्या पूछना था आपसे यहाँ पे, हाउ इज वन लेड टू द अबव द, क्या कंक्लूजन निकलता है। तो बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं ये चीज कि बी की अगर स्पेसिफिक हीट कम होगी तो ये जल्दी से एनर्जी ले लेगा, तो उसकी यहाँ पे क्या होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। इफ द सब्सटेंस ए और बी आर लिक्विड देन वन विच वन वुड बी द मोर यूजफुल इन कार रेडिएटर। तो कार रेडिएटर में उसका यूज करेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ए की ज्यादा है तो ए का हम कार रेडिएटर में यूज करेंगे, जैसे कि हम वाटर का यूज करते हैं कार रेडिएटर में, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए पूरे 10 साल के एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मिस ना करते हुए, फिर भी बच्चों अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कोशिश है कि कोई क्वेश्चन मैंने मिस जानबूझ के नहीं करा है। सारे क्वेश्चन आपको 2024 से
2024 से 2014 तक के करा दिए। तो ये क्वेश्चंस करने से बच्चों आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूं, तो प्लीज प्लीज प्लीज, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बस आपका ये है कि अगर आपको वास्तव में रियली वीडियो आए तो आप चैनल को जरूर अपने साथ जोड़िए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बनाते रहूंगा और जो कि आपके लिए बहुत ही एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।